गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 4 अप्रैल 2022 और अपन करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आए हैं। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रहने वाला है फ्रंट पेज की न्यूज़ पे। ये मैंने एक अलग कैटेगरी अपनी लॉन्च की है क्योंकि फ्रंट पेज की न्यूज़ हम लोग पिछले कुछ दिनों से डायरेक्टली करते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पुराना टॉपिक है, रिपीटेड टॉपिक है, लेकिन दोबारा से न्यूज़ में है, इसलिए हमारे लिए देखना ज़रूरी है। और जो एस्पिरेंट हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनके लिए टॉपिक बिल्कुल नया हो जाएगा और जो पुराने हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। मुरादाबाद इज द सेकेंड मोस्ट नॉइज पोल्यूटेड सिटी। भैया यूनाइटेड नेशन के अंदर एनवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर में एक नया रिपोर्ट आया है। उस रिपोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के सिटी मुरादाबाद को दुनिया की सेकंड सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी बोला गया है। देखिए ये बात हमारे हजम नहीं हो रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। ओके, और इस एक्सप्लेनर सेक्शन में यही बताया गया है कि ये जो मुरादाबाद को इन्होंने डिक्लेयर किया है ना, इसके अंदर एक्चुअली कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस रिपोर्ट के अंदर, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि नॉइज पोल्यूशन की वजह से किस किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, कौन से डिसीज हो सकते हैं, वो भी हम इस एक्सप्लेनर सेक्शन में थोड़ा सा देखेंगे। आगे आने वाला है दोस्तों NFC, अ न्यू मेथड ऑफ द पेमेंट। देखिए हम लोग गूगल पेमेंट करते हैं, पेटीएम से करते हैं, UPI से करते हैं, हम लोग कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास डिजिटल पेमेंट करने का। लेकिन एक नया तरीका और आया है जिसे गूगल पे ने लॉन्च किया है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। क्योंकि अगर आपने पास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हों तो हमेशा से डिजिटल पेमेंट को लेके कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है, UPSC में डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि जब हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी की अडेप्टेशन की बात करते हैं, तो जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, उनको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ से हो जाता है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा ह्यूमिडिटी के बारे में। GS पेपर 1 के ज्योग्राफी वाले सेक्शन से कवर करेंगे, लेकिन मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंशन किया हुआ है। हालांकि ये टॉपिक कुछ और है। ये टॉपिक जो है चेरापूंजी के बारे में है। चेरापूंजी में किस बारे में है वो थोड़ा आर्टिकल के बारे में आगे जानेंगे, लेकिन एक ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ह्यूमिडिटी नाम दे दिया है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एंड द सॉल्यूशन, ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, और यहाँ से हम लोग मेंस का एक आंसर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से, हालांकि आज एडिटोरियल और भी इंपॉर्टेंट थे, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैरिटल रेप को लेके था, रशिया यूक्रेन को लेके था, रशिया और इंडिया की रिलेशनशिप के बारे में भी था, लेकिन वो जो आर्टिकल है मेरे ख्याल से उनको हम लोग पहले कई बार कवर कर चुके हैं, लेकिन ये वाला आर्टिकल हमारे बिल्कुल नया था। अगर आप GS पेपर 1 उठा के देखोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वाटर रिसोर्सेज चेंज हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मेंशन है हमारे सिलेबस में प्रॉपरली। तो जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं, जो सरफेस वाटर होता है, इनके अंदर किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, ऑल दोज टॉपिक्स वी शुड कवर इन आवर सिलेबस। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड दिस टॉपिक कि हम इसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू हैव इज अबाउट द चंडीगढ़, क्योंकि आजकल देखिए चंडीगढ़ और पंजाब को लेके दोबारा से डिस्प्यूट हो गया है। ये पुराना डिस्प्यूट था, लेकिन भगवंत मान जी जब नए CM बने हैं पंजाब के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि सेंटर को जल्दी से जल्दी बिना कोई देरी किए हुए चंडीगढ़ जो पंजाब को ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए। इसीलिए ये मुद्दा दोबारा से सामने आ गया है। डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। देन वी हैव एडिशनल आर्टिकल्स ऑल्सो। ठीक है जी, चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं आज के फ्रंट पेज पे न्यूज़ कौन कौन सी हैं। ठीक है, फ्रंट पेज पे न्यूज़ जाने से पहले आज को बता देता हूँ आज कुछ खास हुआ था। यस, आज के दिन में आज हम लोगों ने कुछ ऐड किया है, क्योंकि आज कुछ खास हुआ था। देखिए जो पिक्चर में आपको जो जेंटलमैन नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये और कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, और देखिए अभी क्योंकि आपको पता है कि 2 हफ्ते पहले आई वॉज देर इन दीमापुर और कोहिमा एंड दीमापुर। कोहिमा में एक वॉर सिमेट्री है, ये देखिए जो दिख रहा है ना, ये ग्रेव्स हैं। ठीक है, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे और इंडियन सोल्जर्स थे, वो वहाँ पे एक बैटल हुआ था जिसे कोहिमा बैटल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे की वॉर सिमेट्री है, बहुत पॉपुलर वॉर सिमेट्री है, बहुत लोग वहाँ पे घूमने फिरने जाते हैं। अगर आप भी कभी वहाँ पे जाओ तो इस चीज़ को ज़रूर देखें। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि बैटल ऑफ कोहिमा जो है 4 अप्रैल 1944 को हुई थी, जब जापानीज फोर्सेस ने
कोहिमा और मणिपुर के ऊपर अटैक किया था, उस समय की ये घटना है। और कई हजार ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स वहाँ पे मारे गए थे उस लड़ाई में। और इस लड़ाई को जो है स्टालिनग्राड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रिटेन में बहुत सारी चीज़ें हुई, स्टडी हुई, और ब्रिटेन इसको अपनी ब्रिटेन्स ग्रेटेस्ट बैटल में माना जाता है। तो बैटल ऑफ मणिपुर और बैटल ऑफ कोहिमा ब्रिटेन की ग्रेटेस्ट बैटल में से माना जाता है, ये थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखना है। और यहाँ पे वॉर सिमेट्री बनी हुई है, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन जो है इसको वो हैंडल करता है। और दुनिया की एकमात्र ऐसी वॉर सिमेट्री है जिसके अंदर में जो है टेनिस कोर्ट है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनके घर के अंदर टेनिस कोर्ट था। और जब ये लड़ाई चल रही थी तो उनके घर को ही एक एक कैंप की तरह यूज़ किया गया था उस समय पे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे जब मैं वहाँ पे गया, देखा। हालांकि वो सिर्फ ग्रेव्स बनी हुई है वहाँ पे, थोड़ी बहुत डिटेल इधर उधर लिखा हुआ मिलेगा आपको। और टेनिस कोर्ट अभी वर्किंग नहीं है, लेकिन हाँ आप वहाँ पे यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे टेनिस कोर्ट हुआ करता था एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा आप उसको जाके देख सकते हो। हालांकि इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी है इसको लेके, क्योंकि उस समय यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज के जो भी कई सोल्जर जो हैं इस बैटल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम द जापानीज साइड, राइट। INA, सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल दैट, यू वेरी वेल नो दैट, राइट। तो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। 2 हफ्ते ये लड़ाई पूरी तरह से चली। शुरुआत में तो जापानीज ने कोहिमा के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया था, लेकिन जब कर्नाटका से और बंगाल से जब ब्रिटेन की फोर्सेस वहाँ पे आई बहुत सारा सोल्जर्स को लेके और वेपन्स वगैरह को लेके, तो दोबारा से उन्होंने ब्रिटिश जापानीज को पीछे की तरफ धकेल दिया और वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। तो आज़ाद हिंद फौज को लेके तो एक अलग यहाँ पे है ही चीज़, लेकिन यस, ये जो 4 अप्रैल है, ये जो है बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर रहे थे इस वॉर को, लेकिन हमारे फिर भी थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और जापानीज इंपीरियलिज्म या फिर जर्मनी का जो नाजिज्म था, डेफिनेटली हमारे फ्रीडम फाइटर्स उनके बिल्कुल अगेंस्ट में थे। उनको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके कंपैरिजन में जापानीज और उनके कंपैरिजन में जो जर्मनी, जो हिटलर की पार्टी थी, देवर मोर बारबेरिक एज कंपेयर टू ब्रिटिशर्स। तो एक सिंपथी था उस समय ब्रिटेन को लेके। इस तरह से कुछ चीज़ें हिस्ट्री आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो हिस्ट्री के टॉपिक में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन येस 4 अप्रैल वॉज अ वेरी एक इम्पोर्टेंट इवेंट इन द एम्पायर ऑफ ब्रिटिश, राइट। तो दैट वाज द अबाउट इट। खैर आगे बढ़ते हैं। आज के फ्रंट पेज पे एक बार न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन सी है। फ्रंट पेज पे जो सबसे पहली न्यूज़ है वो यही है, नो ट्रस्ट वोट डिसमिस्ड, इमरान गेट्स पाक पार्लियामेंट डिसोल्ड। देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो ट्रस्ट मोशन जिसको बोला जाता है, उसको इंट्रोड्यूस किया जाना था पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि पहले तो वहाँ के जो डिप्टी स्पीकर थे वो इमरान खान की पार्टी से ही थे। उन्होंने उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा क्योंकि एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बात ये कि जब उनको पता चल ही गया था कि भैया तुम्हारी सारी, देखिए उन्होंने साफ साफ कहा था, 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था कि आर्मी ने उनके सामने कुछ ऑप्शन रखे थे, राइट। आर्मी ने सबसे पहला ऑप्शन ये रखा था, भैया आप अपनी गद्दी छोड़ के चले जाइए, हम यहाँ पे अपोजिशन के लीडर को बैठा देंगे मेजोरिटी डिक्लेयर करके। दूसरा ये था कि हम आपके अगेंस्ट में जो है नो ट्रस्ट मोशन लेके आएंगे। तीसरा ऑप्शन उनके सामने था दोबारा से री इलेक्शन करवाने का। तो 3 ऑप्शन जो है आर्मी ने उनको दिए थे पाकिस्तान में, जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। तो इन्होंने वही किया कि भैया दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे, वहाँ की जो पार्लियामेंट है उन्होंने इसको डिसोल्व कर दिया। और एक ऐसा माना जाता है पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान को एक्चुअली में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सपोर्ट है लोगों का। और पाकिस्तान में अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा जिसने अपने पूरे 5 साल का जो टेन्योर है वो कंप्लीट किया हो। तो मिस्टर इमरान खान भी उससे कोई अलग नहीं है। और पिछले काफ़ी समय से तो इंडिया की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं भैया, पता नहीं क्यों, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन हुआ है या कोई पॉलिटिकल एंगल वहाँ पे है, वी डोंट नो वेरी वेल, बट यस इंडिया की काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। खैर लेट्स होप कि थोड़ा पीसफुल माहौल बना रहे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। इसके बीच में आर्मी कुछ और वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, वो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, बट यस थोड़ा पाकिस्तान में चल ही रहा है, आप सबको पता ही है। ऑल मिनिस्टर्स क्विट इन श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। श्रीलंका में हालत इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए पेपर नहीं है उनके पास। मतलब आप समझ सकते हो इतनी ज़्यादा किल्लत वहाँ पे हो गई है, राइट। डीजल बिल्कुल ख़त्म हो गया, पेट्रोल पंप्स के ऊपर डीजल नहीं है। इंडिया से बहुत सारा डीजल हम लोगों ने वहाँ पे अभी हम लोग भेज रहे हैं ताकि थोड़ा बहुत सरकारी कम से कम व्हीकल तो चले वहाँ पे। तो डीजल नहीं है उनके पास दूध नहीं है पीने के लिए।
तो बहुत हालत ख़राब है, और जिसकी वजह से लोग सड़कों पे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई है। और उसी बीच में वहाँ के जितने मिनिस्टर्स थे श्रीलंका में, उन्होंने सबने कर दिया है वहाँ पे रिज़ाइन। अभी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया में भी विजिट किया था, इंडिया से हेल्प मांगने के लिए आए थे। हम तो हेल्प करते ही हैं जितना हम लोगों से बन पड़ता है, लेकिन श्रीलंका के अंदर जो है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है इस सेंस में कि वहाँ पे इंडिया को लेके बहुत अच्छा माहौल नहीं है वहाँ की आम जनता के बीच में। ये एक थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट वहाँ पे रह जाता है। इंडिया को बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते। सोशल मीडिया पे इंडिया के खिलाफ में बहुत कुछ कैंपेन वहाँ पे चलाए जाते हैं। चाइना को भरपूर सपोर्ट वहाँ पे मिलता है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और तो फ्रंट पेज में हमारा कुछ खास था नहीं। हम बढ़ लेते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। देखिए, कल हम लोगों ने किया था एक टॉपिक के बारे में जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कैग के बारे में, राइट, कैग। और कैग के बारे में जब आपको चीज़ें बताई गई थी तो उसमें हम लोगों ने चीज़ किया था कि 6 शेड्यूल, कैग को 6 शेड्यूल के अंदर भी मेंशन किया गया है। ठीक है, 6 शेड्यूल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे कैग के रिगार्डिंग भी टॉपिक नजर आएगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू 6 शेड्यूल द अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती हैं, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं और जो रीजनल काउंसिल्स होती हैं, उनके अकाउंट को भी कैग एडिट करता है। ठीक है, कैग एडिट करता है। देखिए थोड़ा सा शायद यहाँ पे स्क्रीन प्रॉपरली शेयर नहीं हो रही है, थोड़ा सा डिले चल रहा होगा, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो बात यह है कि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं अंडर 6 शेड्यूल और जो रीजनल काउंसिल्स हैं, उनके अकाउंट को भी कैग ऑडिट करता है और वहाँ पे गवर्नर को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स और द प्रोविजंस ऑफ द शेड्यूल टॉक अबाउट द कैग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसमें आप सी शेड्यूल का नाम यहाँ पे जरूर मेंशन करोगे। क्योंकि जब मैं आपके कल कमेंट पढ़ रहा था तो कई स्टूडेंट ने लिखा हुआ था कि सर 6 शेड्यूल के अंदर कैग को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, 6 शेड्यूल के अंदर भी कैग को मेंशन किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट की अप्रूवल से वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, जो रीजनल काउंसिल हैं, उनके अकाउंट को कैग ऑडिट कर सकता है और वो रिपोर्ट फाइनली वो गवर्नर को जमा करते हैं। ठीक है, ये बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट ने जो है दोबारा से जन्म ले लिया है और ये डिबेट जो है दोबारा से पार्लियामेंट वगैरह के अंदर चल रही है। मुझे आप एक सेकंड का समय दीजिए, शायद यहाँ पे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम है इसमें स्क्रीन शेयरिंग में। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा इसको आगे हम लोग देख लेंगे। तो बात निकल के यहीं भी आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डिबेट गेन मोमेंटम। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमारा जो आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। डीपीएसपी के अंदर इसको मेंशन किया गया है, लेकिन डीपीएसपी का आपको ये भी पता है कि डीपीएसपी के अंदर जो भी चीज़ें मेंशन होती हैं वो कोई मैंडेटरी नहीं होती हैं, राइट। वो स्टेट की पॉलिसी के ऊपर है। जब स्टेट को लगता है कि वो कैपेबल है इस तरह की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उस समय वो कर सकता है, लेकिन कोई भी किसी तरह की मैंडेटरी यहां पे प्रोविजन नहीं होता है, राइट। आर्टिकल 44, राइट। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हम लोग पहले भी दोस्तों बात कर चुके हैं। इंडिया में गोवा के अंदर आज भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से लागू है। गोवा के अलावा इंडिया में कहीं और यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ठीक है, 1867 में गोवा के अंदर इसको फाइनली इसको इंप्लीमेंट किया गया था। आर्टिकल 44 ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या है पता आपको? वो है ट्राइबल कम्युनिटीज़। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर क्या होता है, जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं, जो रिलीजन होते हैं, वहाँ पे जो है डाइवर्स को लेके, मैरिज को लेके, एडॉप्शन को लेके, इनहेरिटेंस को लेके। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि प्रॉपर्टी भैया किसके नाम जाएगी, वो फादर की डेथ के बाद वो बेटी के नाम जाएगी या बेटे के नाम जाएगी या दोनों के नाम जाएगी, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, राइट। तो इसके मामले में सारे रिलीजन, सारी कम्युनिटीज़ के लिए बराबर का कानून होना चाहिए, ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर प्रोविजन, मतलब अगर बनेगा तो ऐसा होगा। लेकिन हमारे कंट्री में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज के अपने पर्सनल कल्चर है, उनका अपना पर्सनल ट्रेडिशन है, चाहे वो डाइवोर्स को लेके हो, चाहे वो इनहेरिटेंस को लेके हो। तो यहाँ पे सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और धर्मों की बात नहीं है, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज के लोकल कल्चर्स की बात भी है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में लागू करते हो तो ट्राइबल कम्युनिटी के जो कस्टम्स हैं आप उनको कैसे इंक्लूड करोगे? तो इंडिया में तो बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं,
राइट, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर आएंगे। इसीलिए सबसे बड़ा पेच यहाँ पे यही फंसा हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में ना दोस्तों नहीं है, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में भी है। तो ट्राइबल कम्युनिटीज को कैसे इंक्लूड करोगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जब यूसीसी की बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी को बेसिकली यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। यूसीसी के बारे में पहले बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन इस बार जो खास मैं आपको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ ये है, देखिए, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं कौन? फिरोज अहमद भक्त, ठीक है। फिरोज अहमद बख्त जो है वो मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की है कि जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई किया जाए। किसने किया है? फिरोज अहमद बख्त ने। आपको ये बताता चलूं कि इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भैया, ये इनके ग्रैंड नेफ्यू। इन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कीजिए, ताकि जिससे जो है ब्रदरहुड की फीलिंग आए, नेशनलिज्म की फीलिंग आए, और वीमेन के राइट्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सके। एक तो ये चीज आपको थोड़ा यहां पे पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, 2019 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था जिसे कहा जाता है जोस पौलो कोनिनो जजमेंट। उस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर करने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने इवन सरकार से जवाब मांगा था कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए क्या तैयारियां कर रहे हो। ऐसी बात उस समय में की गई थी, लेकिन हमारी जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्ट्री ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना इस समय इंडिया में जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा लॉ मिनिस्ट्री ने 2016 में की अपनी रिपोर्ट में कहा गया था। 1985 में एक बहुत पॉपुलर केस हुआ था जिसे शाहबानो केस कहा जाता है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। शाहबानो केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के जो पति थे, हस्बैंड थे, उनको ये ऑर्डर दिया था कि आप इनको मेंटेनेंस प्रोवाइड करवाइए। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि तलाक के बाद जो खर्चा उसको जीवन यापन करने के लिए वाइफ को दिया जाता है, वो कहा गया था। लेकिन उसके बदले में सरकार एक नया कानून लेके आई थी, जिस कानून के तहत शाहबानो केस को बिल्कुल तरह से डिसमेंटल कर दिया गया था। और उसके अंदर 1986 में वो कानून आया था जिसके अंदर कहा गया था कि भैया जो हस्बैंड होता है वो औरत को, अपनी बीवी को जिसको तलाक दिया गया है, उसको सिर्फ 90 डेज यानी कि 3 महीने, डाइवोर्स के 3 महीने तक ही वो उसको मेंटेनेंस दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला लगातार अब तक चल रहा है और इस पे किसी तरह की कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। हमारा जो आर्टिकल 44 है इसकी बात करता है, लेकिन ये वॉलंटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है। थोड़ा बहुत आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता होना चाहिए। फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है? इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि उत्तराखंड के सीएम ने कहा है कि वो पार्लियामेंट का वेट नहीं करेंगे, वो उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल लेके आएंगे, उसको पास करेंगे और उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाले हैं। कई सारे केस हैं जो यहाँ से रिलेटेड हैं, जैसा कि आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। कई सारी कमेटी जो जजमेंट भी हैं, BN राव कमेटी, जॉर्डन दीबक केस, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जान सकते हो, पढ़ सकते हो। बाकी और इसमें कुछ है नहीं, पुराना रिपीटेड टॉपिक है, इसलिए मैंने ज़्यादा इस पर फोकस किया भी नहीं है। और वैसे थोड़ा सा स्क्रीन में भी दिक्कत आई हुई है, वो शेयरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। खैर आगे देखते हैं। द की टेकअवेज ऑफ द UNEP रिपोर्ट ऑन द नॉइज पोल्यूशन। देखिए भैया, यहाँ पे ये जो मामला है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में मुरादाबाद को दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटी डिक्लेयर किया गया है। एक्चुअली कई सारी रिपोर्ट आई हैं, उस रिपोर्ट में जो एक रिपोर्ट है जिसे कहा गया फ्रंटियर 2022 नॉइस ब्लेजेस एंड द मिसमैचेस, ये रिपोर्ट का नाम है। ठीक है, रिपोर्ट किसने जारी की है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसका मतलब लेजिटिमेट तो है, दम तो होना चाहिए इसमें। अब उस दम में क्या देखा गया, देखिए इन्होंने टोटल 61 सिटीज़ को काउंट यहाँ पे किया है डेसिबल के हिसाब से। डेसिबल जो है वो नॉइस को मेज़र करने का एक मेजर यूनिट होता है, जिसमें इंडिया की 5 सिटी दिल्ली, जयपुर, कलकत्ता, आसनसोल और मुरादाबाद जो है, ये 5 सबसे पोल्यूटेड सिटी हैं। और मुरादाबाद जो है दुनिया की सबसे सेकेंड मोस्ट नॉइस पोल्यूटेड सिटी है। सबसे पहले नंबर पे आती है यहाँ पे ढाका। ढाका में जो डेसिबल लेवल है साउंड का, नॉइस का, वो 119 डेसिबल है और मुरादाबाद के बाद के अंदर ये 114 डेसिबल है। लेकिन ये बिल्कुल सरप्राइजिंग है सभी के लिए। ये सरप्राइजिंग है, क्यों सरप्राइजिंग है? क्योंकि अभी तक प्रीवियसली जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन किसी भी स्टडी में मुरादाबाद का नाम मेंशन नहीं है।
अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुरादाबाद को आपने जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में रख दिया, जबकि पहले सिटीज में, पहले जितनी भी स्टडी हुई है ना, मोस्टली स्टडीज में मुरादाबाद का कहीं पे भी नाम यहाँ पे नहीं था। इसी वजह से ये रिपोर्ट के ऊपर जो है यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, इससे पहले कई सारे कंट्री सिटीज़ के अंदर इंडिया में, जैसे औरंगाबाद, चंडीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली, आसनसोल, इनके नाम तो आए हैं, लेकिन मुरादाबाद का नाम नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें इन्होंने बोली है। इस रिपोर्ट के जो ऑथर हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से जो है वो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसकी स्टडी की है, और थोड़ी बहुत दूसरी स्टडीज़ को देख के भी उन्होंने इस स्टडी को किया है। सिर्फ एक रिपोर्ट ऐसी रही है अभी तक, सिर्फ एक रिपोर्ट, जो है अवनीश चौहान ने वो रिपोर्ट की थी, देहरादून की यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, उन्होंने मुरादाबाद का नाम लिया था। अदरवाइज उसके अलावा किसी भी रिपोर्ट में मुरादाबाद का नाम नहीं दिया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेज़र कैसे किया जाता है, उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए पहले तो इसको रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स होती हैं, मैं आपको थोड़ा रिपोर्ट यहीं पे दिखा सकता हूँ। ठीक है, रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग होती है वहाँ पे उसको मेज़र किया जाता है। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। दूसरा जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है इंडस्ट्रीज में, मतलब किसी फैक्ट्री वैक्ट्री के अंदर जाके, और स्ट्रीट्स में किया जाता है। ठीक है, होम्स के अंदर किया जाता है, ग्राउंड्स वगैरह के अंदर किया जाता है। तो इन सब की एवरेज निकाली जाती है, उस एवरेज को निकाल के ये डिसाइड किया जाता है कि भैया यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन कितना है और कितना नहीं है। अब मुरादाबाद जो है कोई इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उन्होंने क्या किया, मुरादाबाद के वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में गए होंगे, वहां पे जाके जब उन्होंने नॉइस को मेजर किया वो बहुत ज़्यादा आ गया, जिसकी वजह से ओवरऑल एवरेज भी मुरादाबाद की बहुत ज़्यादा आ गई। लेकिन मुरादाबाद में अगर आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में देखो इतना पोल्यूशन नहीं है, अब वहाँ पे अगर आप डोमेस्टिक एरियाज़ में देखो इतना पोल्यूशन नहीं है। वो एक इंडस्ट्री होने की वजह से वो एवरेज बहुत ज़्यादा आ गया होगा, और वो किसी एक पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर गए होंगे, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री के अंदर जाकर उन्होंने मेजर किया होगा, जिसकी वजह से मुरादाबाद की इतनी हालत यहाँ पे खराब दिखाई गई है। कितना नॉइस पोल्यूशन आया है? 114 डेसिबल। WHO की जो परमिसेबल लिमिट होती है वो होनी चाहिए 55 डेसिबल रेजिडेंशियल एरियाज के लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 1999 गाइडलाइंस। उसके अलावा जो ट्रैफिक एरिया होते हैं, जो बिजनेस सेक्टर होते हैं, मतलब जो कमर्शियल एरिया होते हैं, वहाँ पे होना चाहिए 70 डेसिबल। लेकिन ये तो भैया 114 तो बहुत ज़्यादा है। तो उसी के बारे में ये रिपोर्ट बात करती है कि ये जो मुरादाबाद की बेसिकली जो रीडिंग आई है ना, वो अपने आप में ही काफ़ी डाउटफुल है। तो हम ओवरऑल नहीं कह सकते कि मुरादाबाद जो है वो सेकंड नॉइस पोल्यूटेड सिटी यहाँ पे हो गई है। एक चीज़ इन्होंने ये यहाँ पे बात किया है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई है कि भैया ये जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे इन्होंने कहा कि ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकता है। कनाडा के अंदर एक स्टडी किया गया पिछले 15 सालों में लगातार, उस स्टडी को देख के ये पता चला कि आपको जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम तो है। देखो आपकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं अगर आप किसी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हो, आपका घर है, मकान है, जहाँ पे खूब सारी आवाज़ें आती, भैया आप ढंग से सो ही नहीं पाओगे। ढंग से सो नहीं पाओगे तो आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, आपको थकान रहेगी अगले दिन, पूरे का पूरा दिन आपको झल्लाहट होने लगेगी, हाइपरटेंशन होने लगेगा, डिप्रेशन में चले जाओगे, दिन भर गुस्सा आपको आएगा क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। समस्याएं तो हैं, है ना, समस्याएं तो हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। इंडिया में तो पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, नॉइस पोल्यूशन को, इसके लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो मेजर अथॉरिटी है, जो अलग अलग सिटीज़ में पोल्यूशन के लेवल को मेज़र करती है। उस मेज़र करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट वगैरह इशू करती है। लेकिन कोई खास ऐसा डायरेक्ट इनिशिएटिव सरकार ने नहीं लिया है नॉइस पोल्यूशन को लेके। देखिए हमारे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ में है चीज़ें। देखिए अगर आप एक चीज़ का ध्यान दो तो हॉस्पिटल्स के आसपास हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है ना। हॉर्न, आप हॉस्पिटल के आसपास हॉर्न नहीं बजा सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स रहते हैं, कोई एडमिट होते हैं या उनसे मिलने के लिए आ रहे होते हैं, वहाँ पे शांति का माहौल चाहिए होता है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, कभी किसी हॉस्पिटल में जाना या हॉस्पिटल के आसपास जाना, खूब सारे हॉर्न लोग वहाँ पे बजा रहे हैं, है ना। कॉलेज के पास, यूनिवर्सिटी के पास हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे लोग हॉर्न बजाते रहते हैं। अरे कॉलेज के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं वो खुद हॉर्न बजाते रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोगों को सेंस भी, यहाँ पे जो सिविक सेंस की बात करते हैं वो भी है। कई बार आपने मार्केट में देखा होगा, जाम लगा होता है, लोग जाम में हॉर्न बजाते ही रहते हैं कंटिन्यूसली,
पता नहीं उनको कुछ मजा आ रहा है, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला आदमी है वो जबरदस्ती अपना रोड ब्लॉक कर रहा है। अरे भैया उसको भी तो घर जाना है ना, आपको ज्यादा जल्दी नहीं है, उसको भी जल्दी है, उससे अगले वाले को भी जल्दी है, सभी लोग हॉर्न बजा रहे हैं, कोई जानबूझ के सड़क के ऊपर थोड़ी खड़ा है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, और आजकल हॉर्न भी बड़े अजीबोगरीब आने लगे हैं। कुछ तो जो मनचले लड़के होते हैं बाइक्स के ऊपर ऐसे हॉर्न लगाते हैं कि आपके सामने से निकलेंगे वो एकदम से हॉर्न बजाएंगे और आपको डर लगने लगेगा, वो चीखों की आवाज़ें आती हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ट्रैफिक की समस्या भी है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेटअप है वहाँ पे नॉइस कंट्रोल जो डिवाइसेस होती हैं, साउंड प्रूफिंग वगैरह नहीं की जाती है। बहुत बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उसके बारे में ही ये कहा गया था। लेकिन इस आर्टिकल के अंदर यही प्रूफ करने की कोशिश की गई है कि मुरादाबाद को जो सेकंड नॉइसेस्ट सिटी बोला गया है, ये जो स्टडी है वो काफ़ी उसके अंदर फॉल्ट है, एक फुल प्रूफ स्टडी नहीं है। बेसिकली ये इनका पॉइंट था। अगला जो यहाँ पे बात की गई है वो की गई है एनएफसी के बारे में। देखिए दोस्तों, एनएफसी जो है एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या कहा जाता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन। और गूगल ने, गूगल पे, हम लोग गूगल पे यूज़ करते हैं ना, पेटीएम, गूगल पे ने इसको लॉन्च किया गया। इसको कहा गया है टैप टू पे फॉर यूपीआई। इसमें होगा क्या? इसमें यह होगा कि हम लोग अभी पेमेंट कैसे करते हैं? हम लोग पहले अपना पेटीएम ओपन करेंगे, उसमें जो है क्यूआर कोड स्कैनर निकालेंगे, उसमें से जो है ये जो डिवाइस होती है या फिर जो वहाँ पे लगा रहता है वो स्कैन करने वाला क्यूआर कोड, उसको स्कैन करते हैं। उसके पास हमारे पास ओटीपी आता है ना। फिर हम लोग ओटीपी ऐड उसमें एंटर करते हैं। फिर हम अपना जो है पासवर्ड या पिन वो ऐड करते हैं, कन्फर्मेशन करते हैं, तब कहीं जाके पेमेंट होती है। तो ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। उसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जो कार्ड होते हैं, जो आपके एटीएम कार्ड वगैरह होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो वाईफाई से चलते हैं कार्ड, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये जो मशीन होती है, जो पेमेंट मशीन होती है, इसके ऊपर आप कार्ड को रखिए और आपकी पेमेंट अपने आप हो जाती है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आगे से यही सिस्टम जो है मोबाइल के अंदर भी आ जाएगा। आपको सिर्फ वो डिवाइस के ऊपर अपना मोबाइल लेके जाना है, बाकी सारा काम मोबाइल आपका खुद कर देगा। तुरंत के तुरंत पेमेंट हो जाएगी, एकदम से बहुत फास्ट पेमेंट होगी, विद इन सेकेंड पेमेंट हो जाएगी। इसे ही कहा जाता है दोस्तों नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसमें आपको अलग से डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पॉइंट ऑफ सेल यानी कि जो डिवाइस होती हैं, सीधा सीधा वहाँ से काम आपका हो जाएगा। अब सवाल कुछ लोग ये कर रहे हैं कि भैया क्या ये सेफ़ है, क्या ये सेफ़ नहीं है? ये बिल्कुल पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि इसकी रेंज बहुत कम होती है, कुछ सेंटीमीटर ही इसकी रेंज होती है, या फिर आपको उसको जाकर डायरेक्टली उसको टच करना पड़ता है। टच करोगे तभी जाके पेमेंट होगा, अदरवाइज दूर से कोई पेमेंट, 2-4 फीट से कोई पेमेंट यहाँ पे नहीं कर सकता। वो चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भैया या क्या सिर्फ एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज़ हम लोग सिर्फ इसी तरह के उसमें कर सकते हैं या कोई और भी इसके यूज़ हो सकते हैं? इन्होंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली इसके और भी बहुत भी यूज़ हो सकते हैं। कैसे? जैसे आप जब मेट्रो में जाते हो या बस की टिकट करवाते हो, वहाँ पे फ्यूचर में ऐसी मशीनें लगा दी जाएंगी। आप सिर्फ उसके ऊपर अपना उसमें अमाउंट भरिए और अपने मोबाइल फ़ोन उसके सामने लेके जाइए, आपकी टिकट सामने आ जाएगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक के समय में क्या है ना, ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम होगा, जिससे वायरस भी जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। अगर आप अमेरिका में जाओ, लंदन में जाओ, वहाँ पे अमेज़ोन ने कई ऐसे स्टोर ओपन कर दिए हैं, उन स्टोर के अंदर कोई इंसान है ही नहीं। आप अंदर जाइए, आप अपने कार्ट के अंदर सामान रखिए, और जब आप कार्ट से बाहर निकलोगे शॉपिंग मॉल से, तो आपका अमाउंट अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा, किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ह्यूमन इंटरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, टिकट वगैरह आपकी बिल्कुल सामने आ जाएगी, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे लाइब्रेरी में आपको बुक्स वगैरह इशू करवानी है ना, वो आप तुरंत के तुरंत करवा सकते हो। जो टोल बूथ होते हैं, जहाँ पे आप सड़क के ऊपर जाते हो तो टोल नाका होता है, वहाँ पे आप डायरेक्टली मोबाइल को वहाँ पे डिवाइस के ऊपर रखिए, आपका वहाँ से डिटेक्ट हो सकता है। बहुत बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हैं। जो ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह होती हैं घरों में, जो वाईफाई और ब्लूटूथ डिवाइस होती हैं, राइट, इनको जो है इनकी जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सिग्नल जो है वो वीक होता रहता है। लेकिन एनएफसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं। रिस्ट बैंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जो आजकल तो आपके घड़ों हाथों में जो पहनने के लिए जो वॉच आती हैं, स्मार्ट वॉच आती हैं, है ना, वहाँ पे आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। टिकट वगैरह करवाना हुआ या कोई
पेमेंट वगैरह कराना हुआ तो वहाँ से आप इसको कर सकते हो। कितना सेफ़ है, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सेफ़ है, इसको एज सच कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा। देखिए अगर कोई इसको अटैक करेगा तो फिर तो भैया अटैक तो फिर किसी चीज़ के भी ऊपर भी हो सकता है ना। बिटकॉइन के अंदर भी अटैक हो रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है ये फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है, कोई इसको हैक नहीं कर सकता, लेकिन बिटकॉइन भी चोरी हो जाते हैं। तो एक्सट्रीम केस में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन और नॉर्मल अगर हम लोग बातचीत करें तो काफ़ी ज़्यादा सेफ जो है इसको एनएफसी को देखा गया है यहाँ पे, इतना ज़्यादा अनसेफ यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। और भी कई सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं इस समय, जैसे रिमोट टेक्नोलॉजी है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं, वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी टेक्नोलॉजी में एक और टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे ऐड डेफिनेटली कर रहे हैं, तो उसके बारे में ही इन्होंने ये कहा है। ब्लूटूथ और वाईफाई वगैरह से इन्होंने इसको जोड़ के देखा हुआ है, बाकी तो इसमें कुछ खास था नहीं। हाँ, बस थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि एनएफसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसका क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं और कौन सी कंपनी ने इसको अभी लॉन्च किया है, और इसके अलावा कुछ और करने का आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ से इसको जाके डेफिनेटली पढ़ सकते हो। ह्यूमिडिटी हर्डल्स फॉर द मेघालय एनआईटी। देखिए सरकार ने कहा कि हम लोग मेघालय में जो है एक एनआईटी एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ पे करेंगे? चिरापुंजी के अंदर, ठीक है, चिरापुंजी। तो समस्या यहाँ पे ये नहीं है कि आप वहाँ पे बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज बनाइए, एनआईटी बनाइए, लेकिन भैया एनआईटी के अंदर बहुत सारी लेबोरेटरीज भी तो होंगी ना, लेबोरेटरीज, और लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होंगे भैया वो होते हैं बहुत सेंसिटिव, है ना, वो टेम्परेचर को लेके, ह्यूमिडिटी को लेके सेंसिटिव होते हैं। अब चिरापुंजी के अंदर तो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ह्यूमिडिटी मानी जाती है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? तो क्या वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होंगे, इतने लाखों के वो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, क्या वो ख़राब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो वो कैसे किया जाएगा? आप अभी के समय में जो मेघालय एनआईटी है वो शिलोंग से काम कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी लोकेशन होनी थी वो होनी थी चिरापुंजी में। तो पिछले 10 साल से उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहाँ के जो लेबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट को कैसे जो है सिक्योर किया जाएगा? तो ऐसा कहा गया है कि हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे हम वहाँ पे ह्यूमिफायर्स लगाएंगे, ह्यूमिडिटी फायर्स, जो ह्यूमिडिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप जितना मर्जी जुगाड़ लगा लीजिए, लेकिन ह्यूमिडिटी वहाँ पे इतनी ज़्यादा होती है, इंस्ट्रूमेंट तो वहाँ पे ख़राब होने ही वाले हैं। तो ये पूरे का पूरा मुद्दा यहाँ पे है, क्योंकि देखिए चेरापूंजी, हम लोग उसको चेरापूंजी बोलते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में उसको सोहरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहरा। सोहरा और चेरापूंजी एक ही हैं। हमारे यहाँ पे एक और जगह है बहुत फेमस जिसे कहा जाता है मोसिंद्रम, ठीक है, मोसिंद्रम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोसिंद्रम। तो पहले चिरापुंजी दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस हुआ करता था, सबसे रेनिएस्ट प्लेस। बाद में उससे ये टाइटल छीन लिया गया, मोसिंद्रम दो है दुनिया का सबसे वेटेस्ट स्पेस बन गया। लेकिन 2020 में 2 साल पहले दोबारा से मोसिंद्रम यानी कि सोहरा को दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस बोला गया है, जब वहाँ पे खूब सारा रेनफॉल हुआ। कितना हुआ? 13,994 मिलीमीटर। इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन यस, अभी के समय में दुनिया का सबसे जो वेटेस्ट प्लेस है वो है सोहरा। सोहरा मतलब चिरापुंजी। हालांकि इस कोलंबिया के अंदर भी 2 प्लेस ऐसे हैं, कहा जाता है कि वहाँ पे मोसिंद्रम और चिरापुंजी से भी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फ़िलहाल तो चिरापुंजी को ये ऑफिशियली माना गया है, तो हम लोग अभी कोलंबिया वाले क्लेम में बेसिकली नहीं जाएंगे। तो वो एनआईटी की कंस्ट्रक्शन पिछले लगातार 10 साल से हो रही है, लेकिन अभी तक बन नहीं पाई। वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ पे लैक ऑफ स्किल्ड लेबर है। वहाँ पे लोकल लोग ही नहीं है काम करने के लिए जो लेबोरेटरी का एस्टेब्लिश कर सकें, कंस्ट्रक्शन कर सकें प्रॉपर तरीके से। और बाहर वाले लोगों को, वहाँ के जो मेघालय में जो लोग हैं लोकल, वो आने नहीं दे रहे हैं। खुद भी हम लोग स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं और बाहर से भी नहीं आने दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे समस्या थोड़ी सी बनी हुई है। लगातार बातचीत चल रही है वहाँ की सरकारों के साथ, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ। लेट्स सी कि कुछ ना कुछ यहाँ पे बनता है, क्या यहाँ पे सोल्यूशन होगा। बाकी ह्यूमिडिटी क्या होती है ये आप सबको पता है कि जो भी हमारी एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, वाटर जो कंटेंट होता है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। हमारे पास 2 तरह की दोस्तों ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और एक होती है हमारे पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक रेशो होती है, जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होते हैं वो, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है एयर की होल्ड करने की, उसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थोड़ा सा आपको बताता चलूँ यहाँ पे मैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो मान लो कोई पर्टिकुलर एयर है, उस एयर के अंदर जो है इस समय 2 kg का जो है वो टोटल मॉइस्चर है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो 4 kg है, राइट। कैपेसिटी तो 4 kg है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास सिर्फ 2 kg है। तो अगर मैं टोटल जो ह्यूमिडिटी को
अगर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से अगर मैं रेशो निकालता हूं तो उसको कहा जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको परसेंटेज के टर्म में निकाला जाता है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो है 50%। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर और आपकी जीसी लियों के अंदर ये टॉपिक बहुत अच्छे से दिया हुआ है। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोस्तों 100% पहुँच जाती है तो उसको कहते हैं एयर जो है वो सैचुरेटेड हो गई है इससे। और जिस टेम्परेचर के ऊपर एयर सैचुरेटेड होती है उसे हम लोग ड्यू पॉइंट कहते हैं, है ना। और इसके बाद वहाँ पे होती है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है, लेकिन ह्यूमिडिटी का एक अलग से कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, वो सारी चीज़ें ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट अलग से हमारा हो जाता है। हाँ, लेकिन फिलहाल तो आपको यही पता होना चाहिए। अगला जो टॉपिक है वो देखिए, न्यू एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस टू यूनिवर्सल डिज़ाइन अप्रोच। अभी इसका ये ड्राफ्ट जो है सरकार ने पेश किया है या करने वाली है। उसमें ये कहा गया कि जो भी सरकारी बिल्डिंग होंगी, जो भी प्राइवेट बिल्डिंग होंगी, भैया वो जो दिव्यांग जो होते हैं उनको फ्रेंडली होना चाहिए। उसका डिज़ाइन आप ऐसे बनाइए, वहाँ पे जो लिफ्ट हैं, सीढ़ियाँ हैं, बाथरूम जो होते हैं, आप उसका डिज़ाइन ऐसे बनाइए कि जो दिव्यांग फ्रेंडली होती हैं। अभी आप बहुत सारी आप फैक्ट्रीज़ में जाते हो, बिल्डिंग्स में जाते हो, वो दिव्यांग फ्रेंडली नहीं है ना। तो इसी ड्राफ्ट के अंदर जो है इस तरह की कुछ चीज़ें कही गई हैं, आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हो। अभी सिर्फ एक ड्राफ्ट है, जब प्रॉपर तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इसको हम लोग डेफिनेटली और भी ज़्यादा कवर करेंगे। दोस्तों अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है ग्राउंड वाटर को लेके। जैसा कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यही है आज का एडिटोरियल। और यहाँ से मेंस में भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं। मेंस के क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर has been declining over a period of time in India. In this context, discuss the reasons and suggest some measures. 150 words, 10 marks। ठीक है, तो ये जो शुरुआत वाली स्टेटमेंट है ये आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट। जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट होता है वो हमेशा इंट्रोडक्शन होती है। इंट्रोडक्शन में आप ये करोगे और बॉडी में आप दो चीज़ें करोगे। पहले आप उसके रीजंस बताओगे कि क्यों ग्राउंड वाटर जो है वो डिप्लीट हो रहा है, क्यों उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी डिक्लाइन हो रही है। कुछ अगर आपको यहाँ पे डेटा देना है तो आप कुछ डेटा फैक्ट्स भी यहाँ पे डेफिनेटली अपनी स्टेटमेंट को उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए बता सकते हो। और फिर आप जो है उसको मेजर्स बताओगे, कौन कौन से तरीके हम लोग कर सकते हैं। फिर जो है फाइनली बाद में एक छोटा सा कंक्लूजन जो है 15-20 वर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। और कहाँ पे क्वेश्चन आपको देना है वो आपको पहले से पता ही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके सबमिट इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं। अब इस आर्टिकल के अंदर क्या कहा गया है देखिए। पहले दिन उन्होंने 2 ग्लोबल इनिशिएटिव के बारे में बताया है। ठीक है, ग्लोबल इनिशिएटिव डेफिनेटली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 2 ग्लोबल इनिशिएटिव हैं, ग्राउंड वाटर की टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द यूनाइटेड नेशन वाटर समिट ऑन द ग्राउंड वाटर। ये तो आपको वैसे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, राइट। तो 22 मार्च को पिछले महीने जो वर्ल्ड वाटर डे हम लोगों ने मनाया था उसका थीम था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। मतलब ये है इसका कि ग्राउंड वाटर को जब भी हम लोग पानी की बात करते हैं, किल्लत की बात करते हैं, ग्राउंड वाटर को मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इस साल की जो थीम थी वो कहती है कि भैया हमें ग्राउंड वाटर के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए जो सरफेस वाटर होता है, यानी कि जो रिवर्स होती हैं, जो लेक्स होती हैं, वो सरफेस वाटर होता है। जब सरफेस वाटर की कमी होने लगती है तो ग्राउंड वाटर हमें टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। जो सरफेस वाटर की वजह से जो समस्याएं खड़ी होती हैं, ग्राउंड वाटर उन समस्याओं का सॉल्यूशन होता है। क्योंकि जब रिवर के अंदर पानी नहीं रहता तो हम लोग ग्राउंड वाटर से पानी को ले सकते हैं। और ग्राउंड वाटर के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज होता है। तो जो एरिड रीजन्स होते हैं, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, जैसे डेजर्ट रीजन हुए या हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, जो एरिड सेमी एरिड रीजन होते हैं, वहाँ पे ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जितना सरफेस वाटर के ऊपर पड़ता है उतना ग्राउंड वाटर के ऊपर नहीं पड़ता। देखिए सीधी सी बात है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सरफेस वाटर तो पूरा इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन ग्राउंड वाटर पे वो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आने में थोड़ा समय लगता है। तो ग्राउंड वाटर जो है वो क्लाइमेट चेंज को ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल यहाँ पे कर सकता है। पहली बात तो आपको ये जानने को मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पे ग्राउंड वाटर की सिर्फ क्वांटिटी ही कम नहीं हो रही है, उसकी क्वालिटी भी कम हो रही है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एक चीज देखो कि 2006 के अंदर इंडिया में 109 जो डिस्ट्रिक्ट थी वो फ्लोराइड, आयरन, सैलिनिटी और नाइट्राइट, आर्सेनिक कंटेमिनेशन हुआ करता था। आज के समय में 2021-22 में 335 डिस्ट्रिक्ट उससे इंपैक्ट हो गई हैं। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो लगभग 3 गुना ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है, राइट। तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को? कई सारे तरीके से यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर को। 89% जो ग्राउंड वाटर यूज़ होता है वो बेसिकली इरिगेशन के पर्पज से ही किया जाता है। 9% जो ग्राउंड वाटर होता है वो होता है डोमेस्टिक यूज़ के लिए। घरों में हम लोग जो बेदिंग के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए वो सब करते हैं, वो सब पीने के लिए वो हो गया। 2% ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आंसर में लिखने के लिए, राइट। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग कितना वाटर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग जो है, हम लोग 70% वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर से निकाल सकते हैं। किसका 70% भैया? ये 70% होता है एनुअल रिप्लेनिशेबल रिचार्ज। अब ये क्या बीमारी है? देखिए, साल भर में बारिश होती है, रेनफॉल होता है, रिवर भी ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, तो वो जितना रिचार्ज करती है उसका 70% आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो रिवर की वजह से या रेनफॉल की वजह से 100 लीटर वो ग्राउंड वाटर के अंदर पानी गया, अब उसमें से आप 70 निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में इस समय जो एवरेज है ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने की वो 67% है। आपको लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल सही है सर, अच्छी बात है, अभी हम लोग 70% से नीचे हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आप अगर रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे उसके रिचार्ज लेवल से 200% से भी ज्यादा वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मतलब पानी जितना रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर, उससे डबल हम लोग वहां से निकाल रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है, इसीलिए हमें कुछ स्टेप लेने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों ग्राउंड वाटर नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए कि आप कैसे इरिगेशन प्रोवाइड करोगे, कैसे इंडस्ट्री में, कैसे डोमेस्टिक यूज आप कर सकते हो। तो इन्होंने कुछ सॉल्यूशन भी बताए हैं। तो प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। पहला सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि मिहिर शाह कमेटी, ये तो डेफिनेटली आपको आंसर में लिखना है, ये आपके आंसर में लिखने के लिए मस्ट पॉइंट है। मिहिर शाह कमेटी ने कहा कि इंडिया में इस समय 2 बॉडी काम करती हैं वाटर कंजर्वेशन को लेके। पहला है सेंट्रल वाटर कमीशन और दूसरा है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। इन्होंने कहा आप इन दोनों को मर्ज कर दीजिए। मर्ज करने के बाद देखा आप सिंगल बॉडी बनाइए। सिंगल बॉडी बनाने से क्या होगा, इन बॉडीज की एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और ग्राउंड वाटर वगैरह के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए हम जो भी एफर्ट लेते हैं वो फास्ट हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि लोकल लेवल पे प्लान बनाइए, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर बनाने से कुछ नहीं होगा। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करिए, तभी जो है जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे बढ़िया चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो है एक्वीफर्स होते हैं, आप उनकी मैपिंग कीजिए। एक्वीफर का मतलब होता है जहाँ पे ग्राउंड वाटर से हम लोग पानी एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुएं वगैरह बेसिकली जो होते हैं, या जहाँ पे पानी स्टोर होता है उसको एक्वीफर कहा जाता है। आप उनकी मैपिंग करिए। उस मैपिंग करने से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ऐसा कहाँ पे पानी कम है, कहाँ पे पानी ज़्यादा है, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उनको आप लिंक कर सकते हो उसके बाद ग्राउंड वाटर से और रिवर वगैरह से। वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंज जो है वाटर सिस्टम के अंदर, आप उसको चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, पोल्यूशन जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है। आप उन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए, जिससे क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव होंगी। हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब राबी क्रॉप होती हैं, ज़ैद क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप होती हैं, क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा सा आप एनालाइज कीजिए कि हम लोग कौन कौन सी क्रॉप कैसे ग्रो करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको मैं देता चलूँ, जैसे हरियाणा पंजाब है। हरियाणा पंजाब का जो सोइल होती है, जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वो राइस कल्टीवेशन के बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे राइस कल्टीवेशन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि हम लोग
कैसे किया जाता है? बहुत बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, जो क्रॉप इंटेंसिटी होती है, सरकार को इसको स्टडी करने की ज़रूरत है ना, जिससे हम लोग अपने ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक इन्होंने ये चीज़ बोली। दूसरा चीज़ इन्होंने कहा कि जो फार्मर को सब्सिडी दी जाती है, आप उसको कम करिए, उसको बंद करिए, क्योंकि आप ये देखिए कि पंजाब के अंदर फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलता है, उनको कोई भी बिल देने की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से फार्मर बहुत बार जो है एक्सेसिव यूज़ करते हैं वाटर का। एक उन्होंने कहा कि इसको आप दूर कीजिए। उसके अलावा जो है कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे जो प्राइवेट रिसोर्स होते हैं, अब आप ये समझ लीजिए, मान लो मेरा खेत है, तो उस खेत के अंदर उसके नीचे जितना पानी होगा वो मेरा है, लेकिन वो पानी मैंने जनरेट थोड़ी किया, वो तो कहीं और से आया हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत है कि किसी की अगर प्राइवेट लैंड है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो उसके वाटर को जितना मर्जी यूज़ करे। भैया पानी तो हो सकता है वो 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर से वहाँ पे आ रहा हो, तो ये कम्युनिटी रिसोर्स है, ये प्राइवेट रिसोर्स नहीं है। इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखने की जो है थोड़ी सी ज़रूरत है। उसके अलावा जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन करवाइए, कम्युनिटी रेगुलेशन करवाइए, जो है विलेज लेवल पे, वो थोड़ा इन्होंने सोल्यूशन यहाँ पे बताए हुए हैं। और इसी तरह के सोल्यूशन आप भी अपने आंसर के अंदर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके अलावा भी हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, वो डेफिनेटली आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आज का ट्यूटोरियल है जो कि मैरिटल रेप को लेके है। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, आप इसको पढ़ना है तो इसको भी पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के एनालिसिस में इतना ही। आई होप आपको एनालिसिस ठीक ठाक लगा होगा। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ, जो नए स्टूडेंट हैं हमारे, हम लोगों ने अपना फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया है। 30 अप्रैल से हमारा फाउंडेशन कोर्स जो है शुरू हो जाएगा। और अभी देखिए डिस्काउंट की डेट चली गई है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से जानकारी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा जाके आपको लिंक पे क्लिक करिए, फॉर्म वहाँ पे भरिए, एडमिशन किसी को चाहिए तो कर सकते हो। किसी तरह की कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। प्रीलिम्स, मेंस और एसए की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपसे करवाई जाएगी। 1-to-1 मेंटरिंग आपका होगा। गाइडेंस प्रोग्राम, हर चीज़ का आपका यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो बेफिक्र होकर आप इस प्रोग्राम को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।